सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम राजनीति विज्ञान भाग ब के अंतर्गत अध्याय 2 का अध्ययन कर रहे थे। मौलिक अधिकार, मूल, कर्तव्य एवं नीति निर्देशक तत्व। हम अध्ययन कर रहे थे मौलिक अधिकारों का, जिसके अंतर्गत हमने एक मौलिक अधिकार का अध्ययन कर लिया, समानता के मौलिक अधिकार का, और दूसरा मौलिक अधिकार आता है स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार, जिसके अंतर्गत हमने अनुच्छेद 19 में सामान्य जानकारी प्राप्त की थी। तो आज हम अनुच्छेद 19 के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी करते हुए स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है उसका संपूर्ण रूप से विवेचन करते हैं। तो हमने देखा था कि अनुच्छेद 19 में मूलतः 7 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख किया गया था, लेकिन वर्तमान में 19 के अंतर्गत 6 ही मौलिक अधिकारों का वर्णन है, जिसमें 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा व्यक्ति को निजी संपत्ति रखने, उसका व्यय करने, खर्च करने का जो अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया है, उसका हमने अध्ययन कर लिया था। अब अपन पढ़ते हैं अनुच्छेद 19(1). अनुच्छेद 19 का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें अनुच्छेद 19(1) बोल दो, क बोल दो, ए लगा दो, एक ही बात है। तो अनुच्छेद 19 क है, उसके अंतर्गत किसका उल्लेख किया गया? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अर्थात वाक यानी बोलना, भाषण की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इस वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत अपन देखें तो इसमें सूचना का अधिकार तथा प्रेस की स्वतंत्रता बहुत ही महत्वपूर्ण है, दोनों याद रख लेना। सूचना का अधिकार अधिनियम, सूचना का अधिकार आरटी, और दूसरा है प्रेस की स्वतंत्रता। यानी आपको पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को प्रेस की स्वतंत्रता या प्रेस की स्वतंत्रता प्रदान की गई है या सूचना का अधिकार प्रदान किया गया है। तो अनुच्छेद 19 नहीं बताना है, बल्कि कौन सा बताना है? अनुच्छेद 19(1). नाम पूछे तो नाम क्या है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख इसमें किया गया है। इस स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया जा सकता है किस आधार पर? राष्ट्र की एकता और अखंडता, एकता व अखंडता की सुरक्षा के लिए, एकता और अखंडता है इसकी सुरक्षा करने के लिए एक, और दूसरा कारण क्या है? इसके साथ विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने हेतु, मानहानि इसके कारण से, न्यायालय है उसकी अवमानना के कारण से, या अपराध, इन सभी के लिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1) है उसको प्रतिबंधित किया जा सकता है। मैंने आपको पहले भी एक प्रश्न बताया था कि क्या मूल अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है या निलंबित किया जा सकता है? तो हाँ, राष्ट्रहित, राष्ट्रीय सुरक्षा के कारण से इनको क्या किया जाए? राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा होता है उसके कारण से, और राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए हम क्या कर सकता है? जो संविधान है वो हमारे मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने की व्यवस्था रखता है। तो ये हो गया अनुच्छेद 19(1). अब पढ़ते हैं अनुच्छेद 19(2) या ख। अनुच्छेद 19(2) है, इसके अंतर्गत किसका उल्लेख किया था हमने उल्लेख किया था शांतिपूर्ण एवं निःशस्त्र सम्मेलन का अधिकार। यानी शांतिपूर्ण तरीके से, एक बात, दो बातें हैं इसमें, शांतिपूर्ण तरीके से एक तो, और दूसरा है निःशस्त्र, नि यानी नहीं, शस्त्र यानी शस्त्र, यानी बिना हथियारों के। निःशस्त्र का मतलब बिना हथियार, बिना हथियारों के अपन क्या कर सकते हैं? सम्मेलन कर सकते हैं। यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 है वो सभी व्यक्तियों को, सभी नागरिकों को बिना किसी हथियार के और शांतिपूर्ण तरीके से हमें सम्मेलन करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। और इस अधिकार को, अनुच्छेद 2 को, 19(2) को भी राष्ट्रहित एवं सार्वजनिक सुरक्षा हेतु प्रतिबंधित किया जा सकता है। ध्यान रखना, कौन से? राष्ट्रीय हित और
दूसरा है सार्वजनिक सुरक्षा। इन दोनों ही कारण से क्या किया जा सकता है, इसको प्रतिबंधित किया जा सकता है, निलंबित या प्रतिबंधित किया जा सकता, निलंबित या प्रतिबंधित बोल सकते हैं। तो ध्यान रखना किस आधार पर प्रतिबंधित किया जा सकता है अनुच्छेद 19(2) को, तो 19(2) है उसको राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए और सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यदि इनको दोनों को खतरा हो तो ऐसी स्थिति में भारत में इस अनुच्छेद 19(2) का है निलंबन किया जा सकता है। अब अपन पढ़ते हैं अनुच्छेद 19(3), यानी अनुच्छेद 19(3) है, इसके अंतर्गत किसका उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 19(3) बोल दो, अनुच्छेद 19(ग) बोल दो, एक ही बात है, या सी बोल दो। तो अनुच्छेद 19(3) के अंतर्गत, अनुच्छेद 19(3) यानी 19(3) है संघ एवं सम्मेलन बनाने की स्वतंत्रता। संघ एक तो, और इसके साथ साथ संगठन बोल दो, संघ एवं संगठन बनाने की स्वतंत्रता, बनाने की स्वतंत्रता का उल्लेख इसमें किया गया है अनुच्छेद 19(3) में किया गया है। यानी इस अधिकार के अंतर्गत अपन देखें तो इसको भी राज्य हित में प्रतिबंधित किया जा सकता है। अर्थात हम अनुच्छेद 19 में जो स्वतंत्रताएं हैं उनको प्रतिबंधित कर सकते हैं। आगे बताऊंगा, दो अनुच्छेद ऐसे भी आते हैं, दो अधिकार ऐसे भी हैं जिनको हम प्रतिबंधित नहीं कर सकते हैं। आगे आएंगे, उसका अध्ययन करेंगे आगे। अब है अनुच्छेद 19(4), भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में अबाध रूप से भ्रमण की स्वतंत्रता। 19(4) या डी, तो भारत राज्य क्षेत्र में अबाध रूप से भ्रमण, अबाध रूप से, यानी नहीं, बाद यानी बाधा, अबाध रूप से बिना किसी बाधा के भ्रमण की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में प्रदान की गई है, अनुच्छेद 19(4) या घ में प्रदान की गई है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 19(ड़) की या 5 की, तो भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में, घ अड़, संपूर्ण राज्य क्षेत्र में क्या कर सकते हैं अपन, निवास कर सकते हैं और भ्रमण की, निवास और भ्रमण की, निवास और बसने की, निवास एवं बसने की स्वतंत्रता का उल्लेख कहाँ किया गया है, अनुच्छेद 19(ड़) के अंतर्गत या अनुच्छेद 19(5) के अंतर्गत किया गया है। अब देखो यहाँ पर एक अभी थोड़े दिन पहले ही संशोधन हुआ है। जम्मू कश्मीर राज्य एकमात्र ऐसा राज्य था जहाँ पर अपन लोग जाकर के बस नहीं सकते थे पहले, लेकिन मोदी सरकार के द्वारा अनुच्छेद 370 या धारा 370, जो अनुच्छेद 370 के तहत उसको विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था जम्मू कश्मीर को, उसको हटा दिया गया है। अतः अब वर्तमान समय में यहाँ पर अपन देखें तो हम वहाँ पर जाकर के निवास भी कर सकते हैं, बस भी सकते हैं, अपना व्यापार वाणिज्य भी वहाँ पर चला सकते हैं। तो इसको अपन को ध्यान में रखना है कि निवास एवं बसने की स्वतंत्रता जम्मू कश्मीर में नहीं थी पहले, लेकिन अब अनुच्छेद 370 को, वहाँ से धारा 370 को हटाने के पश्चात भारत के सभी नागरिक भारत के संपूर्ण 28 राज्यों में कहीं पर भी जाकर के उनको बसने का और उनको रहने का, निवास करने का अधिकार प्राप्त हो गया है। अनुच्छेद 19(6), अनुच्छेद 19(6) यानी छठी 19(6) है, वो कौन सी है, तो कोई भी व्यक्ति है वो अपनी बढ़ती, रोजगार, आजीविका या अपन कहें कारोबार की स्वतंत्रता है। याद रखना कौन कौन से शब्द हैं, बढ़ती, आजीविका, रोजगार एवं कारोबार, इनकी स्वतंत्रता प्रदान की गई है। यानी अनुच्छेद 19(6) है या अनुच्छेद 19(6) है। इस अनुच्छेद 19(6) के अंतर्गत भारत का कोई भी व्यक्ति अपना बढ़ती, रोजगार, आजीविका, व्यापार या व्यवसाय कर सकता है कहीं पर भी जाकर के। इस अधिकार को भी प्रतिबंधित किया जा सकता है। किस आधार पर? इस अधिकार को जनहित में, जन यानी जनता हित, जनता के हित में नशीली एवं खतरनाक चीज़ों के व्यापार पर रोक लगाई गई है। कौन कौन सी याद रखना, नशीली एवं खतरनाक, यानी व्यक्ति के जीवन से संबंधित यदि खतरनाक
तो नशीली एवं खतरनाक जो चीज़ें हैं उनके व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया है। अर्थात अपन अनुच्छेद 19(6) की बात करें तो इस अनुच्छेद 19(6) के अंतर्गत देखा जाए तो जैसे नशीली दवाइयाँ हैं उनका व्यापार अपन नहीं कर सकते। इसके अलावा खतरनाक जो चीज़ें हैं और भी होती हैं, अनेक प्रकार की नशीले पदार्थ हैं, उनका सेवन है करने से रोका जाता है, हमें चेतावनी भी लिखी जाती है उनके ऊपर। लेकिन सरकार के द्वारा ये नशीली एवं खतरनाक जो चीज़ें होती हैं इनको प्रतिबंधित, इनके कारण से अपने व्यापार, रोजगार, आजीविका, कारोबार है उसको प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो ये अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 प्रकार की जो स्वतंत्रताएं थी उन सभी का हमने अध्ययन कर लिया है। अर्थात अनुच्छेद 19(6) है, ये अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो सभी प्राप्त 6 प्रकार की जो स्वतंत्रताएं हैं ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त होती हैं। ठीक है, अब अपन चलते हैं अनुच्छेद 20 में, यानी स्वतंत्रता का अधिकार अधिनियम अपन अध्ययन कर रहे हैं। और इस स्वतंत्रता के अधिकार का जो हमारा है, इस स्वतंत्रता के अधिकार में अपन ने अनुच्छेद 19 का अध्ययन कर लिया। अब अपन अनुच्छेद 20 का अध्ययन करते हैं। अर्थात अनुच्छेद 20 है ये किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? अपराध के संबंध में। ध्यान रखना किसके संबंध में? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के से संरक्षण। अपराधों के लिए दोष सिद्धि, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण के विषय में संरक्षण, यानी इसके अंतर्गत अपन देखें तो इसमें स्पष्ट किया गया है कि कोई भी व्यक्ति उस समय तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जब तक, इसमें 3 बातें आती हैं। पहला है कि जब तक उसने प्रचलित किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया हो। प्रचलित यानी वर्तमान में किसी कानून, प्रचलित किसी कानून, 3 बातें हैं इसमें, कानून का उल्लंघन न किया हो, अर्थात यदि प्रचलित कोई वर्तमान समय में कोई ऐसा कानून बनाया गया है और उस अपराधी ने उस कानून का उल्लंघन नहीं किया है तो उसको संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार है। यानी इसमें 3 बातें बताई गई है। जब तक कि उसने अपराध के समय लागू किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया हो, प्रचलित किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया हो, तब तक उसे बंदी नहीं बनाया जा सकता है। उसके ऊपर अपराधी, उसको नहीं बंदी नहीं, अपराधी नहीं कहा जा सकता है। फिर दूसरी बात आती है एक अपराध एक सजा। दूसरी बात इसमें क्या है? एक अपराध एक सजा का प्रावधान। अर्थात इसका तात्पर्य ये हुआ कि यदि अपराध के संबंध के लिए अपन दोष सिद्धि के संबंध विषय में अपन संरक्षण के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि एक अपराध एक सजा। अर्थात कोई व्यक्ति प्रचलित किसी कानून का मान लो किसी ने उल्लंघन कर दिया तो उस प्रचलित कानून के अनुसार उसे केवल एक अपराध किया है, उसने एक ही बार अपराध किया इस कानून का, तो उसको सजा भी कितनी बार मिलेगी? एक ही बार प्राप्त होगी। अर्थात एक बार कानून का उल्लंघन करने के लिए किसी भी व्यक्ति को उससे एक से ज़्यादा बार सजा नहीं दी जा सकती है। तीसरा है किसी भी व्यक्ति को अपराध करने के समय निर्धारित सजा से अधिक दंड का प्रावधान नहीं किया जा सकता है। या कोई भी व्यक्ति है, उस व्यक्ति को यदि उसने अपराध के समय यदि किसी भी कानून का उल्लंघन किया हो और उस अपराध करने के समय उसे जो सज़ा है, अर्थात प्रचलित कानून है, मान लो मैंने चोरी की और इस चोरी के संबंध में किसी प्रकार का कोई कानून नहीं बनाया है। अभी जब आज मान लो मैंने 15 तारीख है, 15/7/2020 को मैंने चोरी कर ली। अब 15/7/2020 को जब चोरी की मैंने, उस समय किसी प्रकार का चोरी करने का अपराध नहीं था, यानी चोरी करने पर कोई अपराध घोषित नहीं था। लेकिन 16/7/2020 को
16/7/2020 है, उसको 16/7/2020 को क्या हो जाता है, यह चोरी करना एक अपराध घोषित कर दिया जाता है। क्या कर देते हैं, अपराध घोषित कर दिया, यानी इससे संबंधित एक कानून बना दिया और कहा गया कि यदि कोई चोरी करता है इसको अपराध माना जाएगा और उसको दंड का प्रावधान किया जाएगा। तो मैंने चोरी कब की, 15 तारीख को। कानून कब बना, 16 तारीख को। अर्थात मैंने किसी प्रकार के प्रचलित कानून का उल्लंघन नहीं किया, इसका मतलब मैं अपराधी नहीं हूं। समझ गए इस बात को। तो यदि 16 तारीख को मैं चोरी करता, जब कानून बन चुका था उसके पश्चात, तो मैं अपराधी था, लेकिन उससे पहले अपराधी नहीं था। तो प्रचलित किसी कानून का मैंने उल्लंघन नहीं किया, इसका मतलब मैं 15 तारीख को क्या नहीं हूं, अपराधी नहीं हूं। लेकिन 16 तारीख को मुझे अपराधी करार नहीं दिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने जब कानून का उल्लंघन किया, जो वर्तमान में बना हुआ है वह कानून क्या है, पहले नहीं बना हुआ था, वो चोरी नहीं थी, इसलिए मुझे 15 तारीख को चोरी करने पर सजा नहीं मिलेगी, लेकिन अपराधी घोषित नहीं किया जाएगा। लेकिन यदि मैंने 16 तारीख को बाद में चोरी की इस कानून के बनने के पश्चात, तो मैं अपराधी हो जाऊंगा। तो ये इससे स्पष्ट होता है। किसी भी व्यक्ति को अपराध करने के समय निर्धारित सजा से अधिक सजा नहीं, यानी तीसरा जो है, निर्धारित सजा से ज़्यादा सजा नहीं दी जा सकती। यानी निर्धारित सजा, माना मैंने 15 तारीख को क्या की, चोरी की। इस चोरी के अंतर्गत उस समय यह अपराध नहीं था, इस कारण मुझे किसी प्रकार की कोई सजा नहीं मिलेगी। यहाँ पर 16 तारीख को कानून पारित कर दिया गया। कानून पारित करने के पश्चात मैं क्या हो गया, चोर हो जाता हूँ, साबित हो जाता हूँ। यानी 16 तारीख को मैंने चोरी की, तो इसका मतलब मैं क्या हो गया, चोर हो गया। अर्थात मैं 16 तारीख को यदि मुझे अपराध एक चोरी करने पर मुझे 6 माह का कारावास है, तो मुझे 6 माह की ही सज़ा मिलेगी, इससे ज़्यादा सज़ा इस कानून के तहत नहीं दी जा सकती है। तो निर्धारित सज़ा से ज़्यादा सज़ा नहीं, यानी निर्धारित सज़ा से ज़्यादा सज़ा का प्रावधान नहीं है, या दंड का प्रावधान नहीं। यानी जितनी सज़ा लिखी गई है, 6 माह की सज़ा बताई गई, तो 6 माह की जेल हो सकती है, मुझे कारावास हो सकता है, इसके अतिरिक्त नहीं हो सकता है। तो यह हो गया अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 है, इसको ध्यान में रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह आपातकाल के दौरान प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। आपातकाल के दौरान, यानी आपातकाल जब लागू होता है तो ऐसी स्थिति में इसको क्या नहीं किया जा सकता, प्रतिबंधित नहीं यानी सॉरी मैं बोला था कि आपातकाल है जब लगता है, तो उसके अंतर्गत इसको निलंबित नहीं किया जा सकता। अर्थात आपातकाल में भी ये अनुच्छेद 20 है, ये निलंबित नहीं होता। अर्थात आपातकाल जब लागू हो और ऐसी स्थिति में यदि किसी व्यक्ति को अपराधी घोषित किया जाता है, तो भी ये कानून, ये उसको सजा है और जो प्रावधान है इसके तहत उनको अधिकार प्राप्त होते हैं, यानी ये निलंबित नहीं होता है। तो अनुच्छेद 1 तो आ गया 20, जो कभी भी किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं होता है। अब अपन अध्ययन करते हैं अनुच्छेद 21 का। तो ये हो गया अनुच्छेद 20। अब अपन स्वतंत्रता के अधिकार में आगे चलते हैं और अध्ययन करते हैं अनुच्छेद 21 का। तो अनुच्छेद 21 क्या कहता है? अनुच्छेद 21 है। इस अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन जीने का अधिकार प्रदान किया गया है। जीवन जीने का अधिकार एक, दूसरा इसको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता भी बोल सकते हैं। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी जीवन जीने का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, या अपन कहें कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, यानी एक तीसरा नाम हो जाता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। यानी हमें अनुच्छेद 21 है, इस अनुच्छेद 21 को ध्यान में रखना है। जीवन जीने का अधिकार भी नाम दे सकते हैं आप इसको, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, और या अपन कहें व्यक्तिगत स्वतंत्रता का नाम भी उसको प्रदान कर सकते हैं। यानी इसका तात्पर्य है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता से, किसे जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता से, ध्यान रखना, जीवन जीने से और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से, व्यक्तिगत स्वतंत्रता से
विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा, कैसे? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है, विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है उसको छोड़कर अन्य किसी आधार पर भी वंचित नहीं किया जा सकता है। यानी प्रत्येक व्यक्ति को क्या है? जीवन जीने का अधिकार है। अब देखो, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से यहाँ पर क्या तात्पर्य हुआ कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा क्या किया जा सकता है? इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ऐसा कहा गया इसमें। लेकिन यह अनुच्छेद 20 की तरह यह भी राष्ट्रीय आपातकाल में कभी भी प्रतिबंधित या निलंबित नहीं होता है, अर्थात जीवन जीने का अधिकार सभी को होता है। लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का तात्पर्य है कि माना किसी व्यक्ति को फांसी की सजा सुना दी गई, किसी व्यक्ति को फांसी की सजा सुना दी गई, तो वह यह दावा नहीं कर सकता कि मुझे जीवन जीने का अधिकार है, मुझे अपने प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, या मुझे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, आप मेरे इस अधिकार को छीने नहीं, ऐसा वह दावा नहीं कर सकता। इस कारण से अपन कह सकते हैं कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर इसको क्या किया जा सकता है? निलंबित किया जा सकता है। परंतु आपको पूछा जाए कि भारतीय संविधान के कौन से अधिकार ऐसे हैं, कौन से अधिकारों के अंतर्गत कौन से अनुच्छेद ऐसे आते हैं जिनको कभी निलंबित नहीं किया जा सकता या राष्ट्रीय आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता, तो अनुच्छेद 20 आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 इन दोनों ही अधिकारों को आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल घोषित होने पर भी इनको निलंबित नहीं किया जा सकता है। अब देखो, एक बात और है कि जो जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो अधिकार है या जीवन जीने का अधिकार है, इस अधिकार को 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, कब हुआ था? 1978। आपकी बुक में 79 दे रखा है। 79 का मतलब ये हुआ कि लागू कब किया गया था? उसे 1979 में लागू किया गया था, तो इसलिए लागू के आधार पर यहाँ पर दिया गया है। अधिनियम कब बना था? 44वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लाया गया था सभा में? तो सभा में लाया गया था 1978 में, पारित भी कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था 1979 में। इस कारण से 1979 भी मिलेगा आपको, 1978 भी मिल सकता है, लेकिन आपको मुख्यतः 78 ही लिखना है कि संविधान संशोधन अधिनियम, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। इसके तहत क्या किया गया है? इस अधिकार को आपातकाल में सीमित नहीं किया जा सकता। यानी इस अधिकार को कौन से, यानी अनुच्छेद 20 और 21 है, अपन बात कर रहे हैं 21 की, तो इस अनुच्छेद 21 को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या कर दिया गया? और अधिक इसको मजबूत बना दिया गया कि यह अधिकार है, इसको निलंबित नहीं किया जा सकता है। अब अपन बात करते हैं अनुच्छेद 21A, यानी भारतीय संविधान में एक संशोधन किया जाता है और उस संशोधन के तहत भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A जोड़ा जाता है। मैंने आपको भारतीय संविधान की जब विशेषताएं पढ़ाई थी उसके अंतर्गत बताया था कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद, भारतीय संविधान में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया है? एक अधिकार जोड़ा गया है, शिक्षा का मूल कर्तव्य, यानी माता पिता, अभिभावक, प्रतिपालक हैं, उनको क्या कहा गया है कि आपका यह दायित्व होगा कि इसके अंतर्गत आप क्या कर सकते हैं? शिक्षा का अधिकार आपको प्रदान किया गया है। तो अनुच्छेद 19(1) है या क है, इसको अपन क्या कहेंगे? इसको अधिकारों में किसका? राज्य का दायित्व बना दिया कि 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाएं, 6 से 14 वर्ष तक के बालक बालिकाएं हैं, इन बालक बालिकाओं को निःशुल्क एवं, दो बातें हैं ध्यान रखना, निःशुल्क यानी बिना किसी शुल्क के, फीस के, और अनिवार्य रूप से राज्य का यह दायित्व होगा कि वो 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करे। यह जो अधिकार है यह 86वें संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 2002 के अंतर्गत, 2002 के द्वारा क्या किया गया? शिक्षा का अधिकार अधिनियम जोड़ा गया। इस 86वें संविधान संशोधन अधिनियम को शिक्षा का अधिकार भी कहा जाता है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। यानी इस अधिनियम को शिक्षा का अधिकार अधिनियम,
किस नाम से? ध्यान रखना, पूछा जा सकता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस संविधान संशोधन को कहा जाता है? तो 86वें संविधान संशोधन को कहा जाता है। अब अपन चलते हैं 22वां अनुच्छेद। तो 22वां अनुच्छेद है जो स्वतंत्रता का अधिकार है, उसका अंतिम अनुच्छेद है। तो आज इस चैप्टर में अपन जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसको पूरा कर लेते हैं। तो 22वें अनुच्छेद है, इसके अंतर्गत बंदीकरण से या बंदीकरण में या गिरफ्तारी के अंतर्गत संरक्षण प्रदान किया गया है। यानी बंदीकरण में संरक्षण, बंदीकरण का मतलब कि गिरफ्तार या गिरफ्तारी में, गिरफ्तारी है उसके अंतर्गत संरक्षण। यानी गिरफ्तार यदि किसी व्यक्ति को करके पुलिस वाले लेकर चले जाते हैं तो उसको कौन कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं। और ऐसे इस अनुच्छेद 32 के तहत 3 प्रकार के कुल अधिकार प्रदान किए जाते हैं। बंदी बनाए गए व्यक्ति हैं, पहला इसके अंतर्गत आता है बंदी बनाए गए व्यक्ति को कारण जानने का अधिकार। यानी कोई किसी भी व्यक्ति को जानने का अधिकार, यदि किसी भी व्यक्ति को बंदी बनाया जाता है तो उसको यह अधिकार होता है कि उसको किस कारण से बंदी बनाया गया यह वह उनसे पूछ सकता है। दूसरा है 24 घंटे के भीतर, यानी 24 घंटे में निकटतम न्यायाधीश के समक्ष पेश करना। यानी जिस भी थाने के व्यक्ति हमें पकड़ के ले जाते हैं उनका यह दायित्व होता है कि वो 24 घंटे के भीतर जो निकटतम न्यायाधीश है उसके समक्ष उनको पेश करे। और तीसरी बात इसमें आती है कि अपनी इच्छा अनुसार, तीसरी बात क्या है कि अपनी इच्छा अनुसार अधिवक्ता या वकील, अधिवक्ता बोल दो या अपन बोलते हैं वकील, अपनी इच्छा अनुसार बंदी बनाया गया व्यक्ति है उसको किसी भी अधिवक्ता या वकील से कानूनी राय लेने का अधिकार प्रदान किया गया है। इस प्रकार से अनुच्छेद 32 है, इसमें को प्रतिबंधित भी किया जा सकता है। किस आधार पर? यदि कोई व्यक्ति शत्रु देश का निवासी है या निवारक नजरबंदी अधिनियम के तहत उसे बंदी बनाया गया। ध्यान रखना, 2 बातें हैं, शत्रु देश का निवासी होने के कारण से उसको यह अधिकार प्राप्त नहीं होता है, और निवारक नजरबंदी अधिनियम, निवारक नजरबंदी अधिनियम 1980 में बनाया गया था, और इस निवारक नजरबंदी अधिनियम, इन दोनों के तहत यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको ये तीनों ही अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से अपना ये अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार समाप्त होता है। अब अपन अगले वीडियो में निवारक नजरबंदी अधिनियम से शुरुआत करेंगे, जो कौन कौन से इसके अंतर्गत नियम आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।